हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां से हर साल आपको डेरिवेशंस के रूप में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। टॉपिक है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। हम लोग देखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, मीन्स कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डाइपोल कंसिडर करेंगे। मान लीजिए आपका ये डाइपोल हो गया, माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिल करके एक ही हमारा सिस्टम बना है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस डाइपोल का ये सेंटर हो गया। जनरली हम लोग डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 2l कंसिडर करते हैं, तो इसलिए इसकी हाफ डिस्टेंस हो जाएगी l और इसकी ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी हमारी l। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है, हमेशा इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग एक्सियल पोजीशन कहते हैं। और इस दोनों चार्ज की जो ये लाइन होती है, जो ये एक्सियल पोजीशन होती है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो पॉइंट होता है उसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। यानी ये वाले जो पॉइंट होता है, ये जो लाइन होती है, ये जो पॉइंट्स होता है, इसको हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। तो इस पॉइंट P पर हमको जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो जो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वह इन दोनों ही चार्जेस के कारण होगी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज को कंसिस्ट करता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, इसलिए पी पर जो रिजल्टेंट फील्ड होगी वह इन दोनों के कारण ही होगी। हम लोग उसी का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो माइनस क्यू के कारण यहाँ पे कितनी फील्ड होगी, मान लीजिए कि माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पे फील्ड होगी वह होगी आपकी ई वन। माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वह हमेशा माइनस चार्ज की डायरेक्शन में होती है। जिस तरफ माइनस चार्ज होता है उधर ही फील्ड की डायरेक्शन होती है। और प्लस के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस के कारण जो होगी वह हमेशा उससे दूर की तरफ, बाहर की तरफ इस तरीके से होगी। मान लीजिए ये है हमारी E2, यहाँ पे E1 E2 लिख देते हैं और यहाँ पे E1। क्लियर। तो इस तरह से E1 और E2 समझ में आ गया। E1 जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस के कारण, और E2 जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस के कारण। प्लस के कारण हमने डायरेक्शन इधर का लिया है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन प्लस के कारण आउटवर्ड होती है, और माइनस के कारण जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, अब हम इसकी रिजल्टेंट फील्ड देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये यहाँ पे थीटा एंगल पर है, तो ऐसे में रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाएगी, इसके दोनों के दो कंपोनेंट होंगे। अगर हमारे पास हॉरिजेंटल होता है तो उसको हॉरिजेंटल मानते हैं, अगर हमारे पास कोई वर्टिकल पार्ट होता है तो उसको वर्टिकल मानते हैं। लेकिन अगर कोई पार्ट ना तो हॉरिजेंटल हो और ना तो वर्टिकल, इस तरह का होता है तो हम इसके दो कंपोनेंट्स मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों से ही मिल करके बना हुआ है। तो जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट होता है हम लोग उसको कॉस के साथ लिखते हैं, और जो वर्टिकल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा कंपोनेंट्स है। तो ये हम देख रहे हैं कि दोनों ही E1 और E2 ना तो हॉरिजेंटल है ना तो वर्टिकल, इसलिए इनके दो कंपोनेंट्स होंगे। लाइक जैसे E1 का दो कंपोनेंट होगा, एक इस साइड होगा और एक इस साइड होगा। ठीक है, मान लीजिए ये इससे थीटा एंगल बनाता है, तो ये वाला जो हो जाएगा वह E1 साइन थीटा हो जाएगा, और जो इधर आएगा वो आएगा E1 कॉस थीटा। ऐसे ही E2 के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकली ऊपर की तरफ और एक इस साइड। जो इधर होगा वह हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और जो ऊपर होगा वह हो जाएगा E2 साइन थीटा। क्लियर। तो इस तरह से इनके हम लोग देख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वह दोनों सेम डायरेक्शन में है, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। इनकी यहाँ से डिस्टेंस हम जो मानेंगे, मान लीजिए सेंटर से इसकी डिस्टेंस r है, और ये हाफ डिस्टेंस जो थी ये l थी, ये l थी, इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस आएगी वो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस भी हमारी r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर। तो क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, इसलिए दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इक्वल मिलेगा। तो इसलिए होगा क्या कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, E1 साइन थीटा एंड एंड E2 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हेंस हेंस दे कैंसिल टू ईच अदर, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। लेकिन आपका जो हमारा हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, बट हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट
आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी हमारी ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो हमारी E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगी। क्लियर, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फार्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है। इसलिए जब हम लोग E1 लिखेंगे तो E1 क्या हो जाएगा हमारा, E1 = 1/4πε0 को हम लोग के भी लिखते हैं, 1/4πε0 इक्वल टू हमारा जो है वह इक्वल टू जो हमारा है 1/4πε0 इक्वल टू जो है उसको हम लोग के भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, अगर यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट होती है हमारी 1/4πε0 की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे E1 हो गया। E1 क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है, ये देखिए ये है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। तो अब E2, इसी तरह से E2 हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0। चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे साइन नहीं लेते, प्लस माइनस नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शन डिसाइड कर चुके हैं ना, प्लस के कारण उससे आउटवर्ड और माइनस के कारण इनवर्ड, इसलिए हम यहाँ पे साइन नहीं लेंगे। तो Q अपॉन में √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रख देंगे। कॉस थीटा भी हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्लियर, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस क्या है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, बेस ये है हमारा L। ठीक है, बेस है हमारा L, क्योंकि थीटा ये बन रहा है, जब थीटा ये बन रहा है तो बेस तो यही होगा, है ना, L हाफ इसकी डिस्टेंस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, ये 90 डिग्री के जो सामने होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। तो इसके सामने कौन है, ये डिस्टेंस है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, √r² प्लस L²। इधर आप इस ट्रायंगल को देख लीजिए या इस ट्रायंगल को, तो अपॉन में हो जाएगा r² प्लस L²। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज हम उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, हेंस E नेट इक्वल टू E1 के Q अपॉन में r² प्लस L²। ठीक है, कॉस थीटा प्लस में के Q अपॉन में r² प्लस L² कॉस थीटा। तो हम देख रहे हैं दोनों सेम है, तो हम इसको दोनों को प्लस कर सकते हैं। जैसे x प्लस x 2x होता है, तो ये पूरी वैल्यू सेम है तो ये 2 टाइम्स आ जाएगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 2k Q अपॉन में r² प्लस L² कॉस थीटा। क्लियर, अब इस कॉस थीटा की वैल्यू जो हमने ये ली है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2k Q अपॉन r² प्लस L² इंटू कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन r² प्लस L² का रूट लगाया तो रूट को पावर में 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, अब ये 1/2 पावर में है और यहाँ पे जो है पावर में, यहाँ पे हम लोग पावर में 1 मान सकते हैं, तो 1/2 और 1 2 क्या हो जाएगा, 3/2। क्लियर, तो फाइनली अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2k Q अपॉन में r² प्लस L² के होल पावर 3/2। ये हमारी हो गई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। क्लियर, बट क्या है कि जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है, ये जो -q और +q के बीच की जो डिस्टेंस होती है 2l, ये बहुत कम होती है, वेरी लेस, वेरी शॉर्ट, ये बहुत कम होती है। ठीक है, इसलिए L जो होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, L जो है बहुत छोटा है, तो L इज़ मोर लेस देन R, क्योंकि R को हमने कंसीडर किया है, इसलिए L जो है R से बहुत ज़्यादा छोटा होगा। जब L बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो L² R से, यहाँ पे R रहेगा सॉरी, और L² जो है वो और भी ज़्यादा छोटा होगा। तो इसलिए इतना छोटी वैल्यू होने के कारण इसमें हम लोग यहाँ पे लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग 10 लाख में हम 0.1 जोड़ दें तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो L² नेग्लेक्सिबल हो जाएगा, L² नेग्लेक्सिबल।
हम लोग इसको छोड़ देंगे तो जो हमारा बचेगा वो हमारा फार्मूला बन जाएगा। फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे E इज इक्वल टू 2KQ अपॉन में r² यल स्क्वायर को छोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, तो 2KQ अपॉन में r³। क्लियर, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, K को लिख सकते हैं हम लोग 1/4πε0, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा इंटू 2Q अपॉन में ये क्या हो जाएगा r³, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2Q। हम यहाँ पे कुछ भूल रहे हैं, देख लेते हैं पीछे से हमने क्या भूला है, फिर आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे यल भी था, ठीक है, यल को हमने पीछे जो है वह छोड़ दिया, तो हम यल को यहाँ पे लिखेंगे, इनटू में यल भी है तो हम यल को यूज करेंगे। यहाँ पे एल भी है तो हम यहाँ पे एल लिख लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एल और ये हो जाएगा एल। क्लियर, तो अब ये 2QL क्या होता है, 2QL यानी कि हम लोग यहाँ से जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है 2QL। इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं जिसकी वैल्यू 2QL होती है, तो इस 2QL की जगह हम लोग P लिख सकते हैं। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0, 2QL को P लिख दिए अपॉन में r³। ये हमारा डाइपोल की करंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ r का कैप यूज कर लीजिए, यहाँ पर r का कैप यूज कर लीजिए, तो हमारा ये वेक्टर फॉर्म में भी फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था जो कि डाइपोल के कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th के CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इस डायरेक्ट फार्मूले को भी याद कर सकते हैं क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले से भी सीधे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके बहुत काम आते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक्सियल पोजीशन का भी डेरिवेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल्स पे जाएं, हमने इसके भी डेरिवेशन को कराया हुआ है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप अगर कोई नया लेक्चर चाहते हैं, कोई नया डेरिवेशन चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आपको है किसी टॉपिक में, आप हमको कमेंट करिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी इन टॉपिक्स पे जो ग्राफ है या न्यूमेरिकल्स है, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।